हेलो स्टूडेंट, दिस जमलेश यादव योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अवेलेबल करा दिए हैं। आप वहां से पहले तैयारी कीजिए, तब यहाँ पे आइए पढ़ने के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो आप यहाँ से कुछ बेहतर परिणाम पा सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 9, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरा देखिए क्वेश्चन को कितने साल पूछा है, 16, 17, 18, 19, 22, यानी लगातार कई साल पूछा है। 22 में पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, इसका मतलब 24 में पूछ सकता है। ये 3 अंक का प्रश्न आता है। तो क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए पहले लाइन जो लिखा गया है उसे पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। कहा है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। कह रहा है कि पुष्पों में होने वाले वायु के द्वारा परागण को पर परागण कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। यानी जो नर होता है, नर युग्मक होते हैं, मादा से मिलने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं, हवा के द्वारा मिलते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वायु परागण कहलाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ऐसे पूछता है कि वायु परागण क्या है, विशेषताएं भी लिखी हैं। तो विशेषताएं भी यहाँ पर डाल दिया। देखिए 2 पॉइंट लिखा गया विशेषताएं में। दोस्तों ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, जो केवल बोर्ड के लिए नहीं, नीट के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखिए विशेषता में पहला पॉइंट, वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। यानी जो वायु परागण होता है केवल यह एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं। नर मादा अलग अलग होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग होंगे तो किसी कारक की वजह से मिलेंगे। कारक कौन होगा? तो वायु होगा। तो वही लिखा है कि वायु परागित पुष्पों में प्रायः एक लिंगी होते हैं। ये पत्तियों वाले भाग के ऊपर से निकलते हैं तथा इनमें नर पुष्पों की अधिकता होती है। ये पत्तियों वाले भाग के ऊपर से निकलते हैं और इसमें नर की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ठीक, जैसे मक्का में, मक्का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए विशेषता नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं, जिससे वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सकते हैं। परागकण छोटे एवं हल्के होते हैं। अब क्यों हल्के होते हैं? हल्के नहीं होंगे तो हवा में कैसे उड़ेंगे? हवा में उड़ेंगे नहीं तो मादा तक कैसे पहुंचेंगे? मादा तक नहीं पहुंचेंगे तो इनका रिप्रोडक्शन आगे कैसे बढ़ेगा? इसीलिए ये हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, ताकि हवा में आसानी से इधर उधर उड़ सकें। तो 2 विशेषताएँ थी। एक विशेषताएँ क्या थी? या एक लिंगी होते हैं, पत्तियों के ऊपर निकलते हैं। और दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता ये थी कि हल्के एवं शुष्क होते हैं, जिससे हवा में आसानी से इधर उधर उड़ सकें। विशेषता भी हो गई, वायु परागण भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होता है। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन पर जरा आप गौर फरमाएंगे तो 2014, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार पूछा है। तो इस बार भी ये आ रहा है। दोस्तों ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन का मतलब हर साल पूछा जाता है, हर जगह से आने की संभावना इसकी जारी रहती है। तो आप इसे जरूर तैयार करिएगा। इसमें देखिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा। अब आंसर क्यों नहीं लिखा है? तो हमने पार्ट 2 में त्रिसंलयन एक क्वेश्चन कराए थे। त्रिसंलयन को ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो वही उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे, काम आपका चल जाएगा। तो इसे आप वहाँ से तैयार करिए, केवल क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पौधों में गुरु बीजाणु जनन पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। 14, 17, 22 आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो 5 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो 5 अंक मिलेंगे तो कम से कम थोड़ा तो बड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 या 2 अंक नहीं है कि 2 लाइन लिख के चले जाएंगे। देखिए हमने थोड़ा बड़ा करके 3 लाइन में लिखा हूँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है, पॉइंट वाइज करके हम आपको समझा दूंगा। चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के रचना के प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, वही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। पॉइंट 1 याद हो गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए। एक पॉइंट पढ़ने के बाद थोड़ा रुक के आप सांस ले लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। हमने जानबूझकर बीच बीच में पॉइंट लगाया ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। फिर
अब जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी, गुरु बीजाणु का निर्माण कर रही थी, तो वही कहला रहा था गुरु बीजाणु जनन। तो दूसरा क्या कह रहा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। यानी जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो आपको पता है आधा आधा भागों में क्या होते हैं, लोग बट जाते हैं। तो जब विभाजन करेगी तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। जैसे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन कर देती है, 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने क्या समझा, चलिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान सुनिएगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी, गुरु बीजाणु का निर्माण की, उसी को हमने कह दिया गुरु बीजाणु जनन। ठीक, फिर उसके बाद गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अपना अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या किया, इन्होंने अपना 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया। हो गया गुरु बीजाणु जनन। अब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया, यानी ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। तो चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, मादा युग्म कोद्भिद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपका गुरु बीजाणु जनन बन चुका है, अब बताना क्या युग्म कोद्भिद का विकास, अब उसी को विकास करना है, डेवलप कराना है बस। ठीक, क्वेश्चन देखिए 2015, 18, 19, 20, 22 लगातार पूछा है। कितने नंबर का है, 5 अंक का। ये भी है कि ये भी जरूरी ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। भागेंगे मैदान छोड़ के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर लेना है तो थोड़ा टिकना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं युग्म कोद्भिद का विकास क्या कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य अल्प विकसित होते हैं। तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, 4 में से केवल एक जो होंगे वे क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं, और 3 अल्प विकसित हो जाते हैं। यानी एक जो होता है चमक जाता है और बाकी 3 जो होते हैं लुढ़क जाती हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, इसे एक बीजाणु विकास कहा जाता है। बताइए, जब एक चमक जाता है तो ये कहीं नहीं प्रभावी होगा। तो जब एक कार्यशील होता है इसीलिए इसे हम कहते हैं एक गुरु बीजाणु कहते हैं। आगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक न्यूक्लियाई बनाते हैं। जो क्रियाशील होता है वही आगे चल के न्यूक्लियाई बना देता है, केंद्रक बना देता है। ठीक है ना। आगे, तो जो विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, जैसे ही केंद्रक बनता है वो विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। जो कार्यशील होता है वो केंद्रक बनाता है, केंद्रक बनाने के बाद विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। ठीक, और आगे क्या लिखा है, और 2 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की रचना करते हैं। जब विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं तो 2 न्यूक्लिएट यानी भ्रूण कोश कहेंगे, 2 भ्रूण कोश की रचना करते हैं। अब ये 2 भ्रूण कोश क्या करता है, 2 अन्य समसूत्री ठीक केंद्र के विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 न्यूक्लिएट बनाते हैं। फिलहाल हम ही कह देंगे कि जब क्या किया गया, 2 भ्रूण कोश बनाई गई तो 2 समसूत्री विभाजन, 2 अन्य क्या होगा, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अब कितना बनाएंगे, तो यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट यानी 4 केंद्रक बनाएंगे। अब ये 4 केंद्रक फिर बनाने के बाद क्या होंगे, और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूण कोश की संरचना करते हैं। 4 न्यूक्लिएट बनाने के बाद फिर वह क्या करेंगे, 8 भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब 8 भ्रूण कोश में परिवर्तित हो गए तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है विकास, अब वही विकास करके आगे बढ़ेगा। तो लिखा गया है 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। जब 8 न्यूक्लिएट यानी भ्रूण कोश क्या होती है, 8 बन जाते हैं इनकी, तब कोशिका की नींव पड़ती है। जब कोशिका की नींव पड़ जाती है तो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेंगे। तो जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती हैं वही आगे चल के क्या करती हैं, युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप ले लेती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले ये पढ़ा कि जो गुरु बीजाणु थी ठीक 4 बनी थी, 4 में से एक क्रियाशील थी जबकि 3 अल्प विकसित थे। ठीक, एक होने के नाते हमने एक गुरु बीजाणु कह दिया, और क्रियाशील जो था उन्होंने क्या किया, केंद्रक बना लिया। केंद्रक बनाने के बाद विपरीत ध्रुव में चले गए। विपरीत ध्रुव में चले जाने के बाद इन्होंने क्या किया, 2 न्यूक्लियो यानी भ्रूण कोश की रचना की। फिर और 2 करने के बाद फिर समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन के बाद इन्होंने 4 न्यूक्लिएट बनाया यानी केंद्रक बनाया, और उसके बाद फिर 8 भ्रूण कोश की रचना की। और 8 भ्रूण कोश की रचना की, इसके बाद कोशिका भित्ति की नींव पड़ी। और जब कोशिका भित्ति की नींव पड़ी
तब इन्होंने अपने मादा युग्म खोदविद संगठन का रूप लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम इसके भी अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आऊँगा। हो सकता है कि 1 या 2 पार्ट और बने तभी पहला चैप्टर पूरा होगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।